हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं क्लास की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भूले नहीं होंगे और क्लास को देखेंगे, एंजॉय करेंगे। जैसा पहले सपोर्ट था वैसा ही सपोर्ट अब भी बना रहेगा। कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से मेडिकल सिचुएशन अभी राइट नाउ तो सीजन ही ऐसा चल रहा है, तो उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, वॉइस प्रॉपर नहीं था और क्लासेस ले नहीं पा रहा था, इस वजह से रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था। बट अभी सब कुछ ठीक है। अभी आपको रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस मिलती रहेंगी इकोनॉमिक्स और उसी की जो भी क्लासेस जैसा मैंने कहा था वो आपको परमानेंट बेसिस पे मिलता रहेगा। तो फिलहाल टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं और टॉपिक का नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। टॉपिक का नाम क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट को क्या क्या काम करना पड़ता है, क्या क्या फंक्शंस करना पड़ता है, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा देखते हैं ताकि हमें आइडिया लगे कि ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैसे डेवलप हुआ है। देखो, यहाँ पे जो भी मैंने नोट्स ऐड किया वो तुम्हारी पूरी बुक का ही है और मैं सजेस्ट करूंगा कि बुक लेकर बैठना, साथ में अगर पॉसिबल हो तो पेंसिल लेके बैठना। अगर पेंसिल नहीं ले सकते हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो चीजें मैं टिक करने वाला हूँ यानी कुछ कुछ चीजें मैं आपको अंडरलाइन कर दूंगा, तो आप उन चीजों को स्पेशली याद रखना। इससे आपको क्या होगा, एग्जाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको काम आ जाएगा। प्लस अगर आपको कभी कोई कुछ पॉइंट्स पूछता है तो इनके अलावा और कहीं से आपको वो पूछेंगे नहीं। ओके, तो ध्यान से सारी चीजें समझना। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, मैनेजमेंट शुड बी डन एफिशिएंटली फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हम सबको पता है, वी ऑल नो कि अगर आपको कुछ अचीव करना है, कोई भी काम अच्छे से अचीव करना है, स्पेशली अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में हमें क्या अचीव करना होता है, हमारा ऑब्जेक्ट्स। अगर ऑब्जेक्ट्स को अचीव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंटली अपना वर्क करना पड़ेगा। फॉर दिस मैनेजमेंट प्रोसेस इज टू बी फॉलोड। और ये काम करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट प्रोसेस। क्वेश्चन है कि सर ये प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस यहाँ पे है अ सीरीज ऑफ फंक्शंस। याद रखना प्रोसेस क्या है, अ सीरीज ऑफ फंक्शंस which are continuously performed for the accomplishment of predetermined objectives of a business is known as a process. तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस इज बेसिकली अ सीरीज ऑफ फंक्शंस। क्या है, अ सीरीज ऑफ फंक्शंस। पहले इतना याद दिमाग में रखो, ये पूरा सीरीज लाइक 1 2 3 4 5 6 ऐसे वन बाय वन आता रहेगा, तो दैट्स व्हाई इसको बोल दिया है सीरीज। सीरीज ऑफ फंक्शंस व्हिच आर कंटिन्यूअसली परफॉर्म्ड। व्हाई दे आर सेइंग कंटिन्यूअसली परफॉर्म्ड, कि ऐसा नहीं है कि एक काम खत्म गया उसके बाद बैठ जाना है, हम कंटिन्यू काम करते ही रहते हैं। कंटिन्यूअसली परफॉर्म्ड फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। अभी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि अकम्प्लिशमेंट फॉर ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट, यानी जो भी हमें अचीव करना होता है हम पहले से ही डिसाइड हो, दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा हुआ है प्री। ओके, और इसी प्रोसेस को हम क्या, मतलब इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस। यानी ये जो पूरा काम हम लोगों ने किया, इट विल बी नोन एज अ प्रोसेस। सो आई होप कि आपको इस प्रोसेस का मतलब समझ में आ गया। व्हाट इज प्रोसेस? Process is a series of functions which are continuously performed for accomplishment of predetermined objective of business is known as a process. Clear है? Now the second point, various business activities are arranged in a chronological and orderly manner for the achievement of objectives. Hence, management is considered as a process. अभी यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया है, व्हाई मैनेजमेंट इज नोन एज अ प्रोसेस। जो हमारा पूरा मैनेजमेंट का काम है इसको हम लोग प्रोसेस क्यों बोलते हैं, उसका रीजन है। रीजन क्या है कि वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज आर अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल एंड ऑर्डरली मैनर। यानी जब हम काम करते हैं तो उसमें जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं एंड ऑर्डरली मैनर फॉर द अचीवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यानी वन बाय वन आता। अब ऐसा नहीं कि पहले कंट्रोलिंग हो जाएगा बाद में प्लानिंग होगा, हम पहले प्लान करेंगे बाद में कंट्रोल करेंगे। यानी सारी चीजें कैसी होती है, उसमें वन बाय वन होती है। एंड देयर इज अ कंट्रोवर्सी अमंग डिफरेंट अथॉरिटीज रिगार्डिंग वेरियस एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। अब सिचुएशन कैसा है, देखो किसी भी टॉपिक की अगर हम बात करते हैं ना, तो एक टॉपिक को लेके बहुत सारे लोग का जो माइंड होता है वो कभी सेम नहीं हो सकता है। इन अ सेम वे यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पे भी काफी लोगों ने बीच बीच में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो जिन जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया उन सभी का जो माइंड है वो डिफरेंट तरीके से सोचता है, तो सबने अपने अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन किया है। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी और अ फील्ड ऑफ नॉलेज, therefore it is but natural that various thinkers and scholars hold different opinions regarding। और ये नेचुरल है भाई, सीधी सी बात है कि जितने थिंकर्स होंगे जितने स्कॉलर्स हैं सबका अपना अलग अलग ओपिनियंस है। अब बात करें अगर इनके ओपिनियंस क्या है, इनके थिंकिंग प्रोसेस में इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको याद रखना है, एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, हाँ अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट, राइट, क्लासिफिकेशन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी यहाँ पे कुछ
अलग अलग टाइप्स की बताया है। जैसे आपका जो हम लोग अभी रीड करने वाले हैं वो हम रीड करेंगे अकॉर्डिंग टू कुन्स एंड ओडोनल। तो हमें याद रखना है हम कौन सा रीड करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू कुन्स एंड ओडोनल। अभी इन्हीं पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल है, अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर है, अकॉर्डिंग टू ल्यूथर ग्यूलिक है, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टेरी है। जिसमें आपको याद रखना है ये ल्यूथर गोलिक का, इसमें देखो ग्यूलिक का सॉरी, इसमें मेन याद क्या रखना है आपको कि किसने कितने फंक्शंस दिए थे। फॉर एग्जांपल कुन्स ओडोनेल ने 5 दिया था, हेनरी फ्यूल ने भी 5 दिया था, राइट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू पीटर एंड ड्रकर ने 3 दिया था। तो यहाँ पे 3 4 5 7 ऐसे 1 बाय 1 करके याद रखना। लाइक 3 किसने दिया है, तो पीटर ड्रकर ने, राइट। पीटर ड्रकर ने कितना दिया था, 3 दिया था। एंड उसके बाद जॉर्ज टेरी ने 4 दिया था। बाद में कुन्स एंड फेयोल ने 5 दिया था। एंड लास्ट में आपका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ल्यूथर ग्यूलिक, उन्होंने 7 दिया था। तो कई बार वो लोग पूछ लेते हैं कि मैनेजमेंट ल्यूथर ग्यूलिक ने कितने फंक्शंस दिए थे, ऑप्शन होगा 3 4 5 6 7। तो तुम्हें पता होना चाहिए कितने फंक्शंस दिए थे। इन दिस वे दे कैन आस्क इन एग्जामिनेशन। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन पॉइंट। नंबर 1, व्हाट इज प्लानिंग। नंबर 1 इज प्लानिंग। सो देखो, अगर हम प्लानिंग की बात करते हैं तो वी नो कि अगर हमें कोई भी काम करना होता है तो पहले उसके पहले हम कुछ डिसाइड करते हैं कि हमें करना कैसे, दैट इज नोन एज अ प्लानिंग। ओके, जैसे अगर हम मान लो कहीं घूमने भी जाना है तो घूमने जाने के लिए क्या क्या लेके जाना है, कैसे क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, वो सारी चीजें आप दिमाग में रखते हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग। लेकिन हमारी बुक में क्या लिखा है उसको भी थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, उसको भी समझते हैं। इवन गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट। वी ऑल नो कि भगवान भी अगर चाहे तो हमारा पास्ट नहीं बदल सकते, हमने जो कर दिया है, जो हो चुका है वो बदल नहीं सकता। बट मैन कैन चेंज द फ्यूचर। लेकिन हमारे पास भगवान ने ये ताकत दी है दैट वी कैन चेंज द फ्यूचर। कैसे, अपने दिमाग से, अपने कर्म से, यानी हम जैसा काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग वी कैन अवर चेंज अवर फ्यूचर, राइट। तो ये याद रखना है, इवन गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट बट मैन कैन चेंज द फ्यूचर। अभी बात करते हैं कि प्लानिंग क्या है। बेसिकली प्लानिंग मीन्स सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। अब यहाँ पे देखो क्या क्या याद रखना है, ध्यान से समझना। प्लानिंग क्या है, बेसिकली इट इज अ सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। ये फैक्ट्स का सिलेक्शन करता है फॉर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। किस लिए सिलेक्शन करता है, फॉर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड टू स्टैब्लिश इंटर रिलेशनशिप, याद रखना है। अब यहाँ पे वापस रीड करते हैं, what is planning. Planning is basically selection of facts. Why we are selecting the facts, for the expected result and to establish interrelationship between them. इसके बीच में जो अलग अलग चीजें हमने डिसाइड किया उनके बीच में इंटर रिलेशन क्रिएट करना है, as well as observation of necessary activities and forecasting for the same anticipation. and forecasting का मतलब पहले से किसी बात को डिसाइड करना, पहले से किसी बात को बताना, for the same anticipation, यानी जो बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब जो चीजें हम करने वाले हैं उसके लिए पहले से ही कुछ ना कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिसाइड करना, दैट इज नोन एज अ प्लानिंग। क्लियर है इतना। उसके बाद आगे लिखा है मैनेजमेंट बिगिंस विद अ प्लानिंग। मैनेजमेंट कहां से स्टार्ट होता है, प्लानिंग से स्टार्ट होता है। मैनेजमेंट बिगिंस विद अ प्लानिंग। जैसे ही हमारा प्लानिंग स्टार्ट हो वैसे ही हमारा मैनेजमेंट का काम स्टार्ट हो जाता है। तो ये याद रखना है। नाउ when in advance it is widely considered, अब यहाँ पे समझना, when in advance it is wisely considered what work, who will do, when, how, to what extent and when work is to be finished for the achievement of predetermined objective, it is known as the planning। अगर हम प्लानिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे एक और पॉइंट डेफिनेशन दिया हुआ है कि प्लानिंग क्या है। तो प्लानिंग क्या है, when in advance, जब हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ एडवांस में डिसाइड करते हैं। अभी सवाल है कि सब कुछ में क्या आता है, तो सब कुछ में आता है कि क्या काम करना है, व्हाट वर्क, हु विल डू, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, टू व्हाट एक्सटेंट एंड व्हेन वर्क इज टू बी फिनिश्ड, और किस लेवल तक कब ये वर्क फिनिश हो जाएगा। व्हाई, फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। याद रखना है, व्हाई, फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा प्लानिंग हो गया। देखो लर्न कैसे करना है, कभी भी थियोरी जब पोर्शन आप रीड करते हो तो कभी ऐसा मत सोचो कि एक झटके में पूरा लर्न करना है। हमें क्या करना है, पार्ट्स पार्ट्स में लर्न करना है। पार्ट्स में लर्न करने का मतलब कैसा, जैसे देखो वेन इन एडवांस, साइड कर दो इसको, वाइजली कंसिडर व्हाट वर्क, हु विल डू, व्हेन, हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट एंड व्हेन वर्क इज टू बी फिनिश्ड। इतना कवर हो गया। फिर व्हाई, फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, इट इज नोन एज अ प्लानिंग। क्लियर है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, इससे क्या होगा, लर्न करने में आसानी हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट वन, प्लानिंग मींस फ्यूचर फॉरथॉट इन द प्रेजेंट। प्लानिंग एक्चुअली क्या डिनोट करता है कि फ्यूचर फॉरथॉट, यानी फ्यूचर के बारे में अभी से सोचना, इन द प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, फ्यूचर के बारे में सोच लेते हैं। अब प्लानिंग से होता क्या है, प्लानिंग इज नेसेसरी टू रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व इन अ फ्यूचर। व्हाई वी आर डूइंग प्लानिंग, वी आर डूइंग प्लानिंग टू रिड्यूस द रिस्क, यानी याद रखना है, to reduce the risk and uncertainties, planning is necessary. Now due to planning all the activities of a business are undertaken in a systematic manner. अब इसमें याद क्या रखना है, due to planning all activities,
What? Due to planning, all activities undertaken in a systematic manner. तो याद रखना है all activities undertaken in a systematic manner due to planning only. And if and it therefore becomes easy to achieve objectives. और इसी वजह से हमारे लिए इजी हो जाता है कि भाई हम ऑब्जेक्ट्स को अचीव कर पाए. When many alternatives are found. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जब हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, राइट, तो यहाँ पे याद रखना कि जब हमारे पास मेनी अल्टरनेटिव्स हैं तब यहाँ पे हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा हमें सिलेक्ट करना है, कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव जो हमें सिलेक्ट करना है. और ये सारी चीजें कैसे करना है, हमें अपना ऑब्जेक्ट देखना है, हमें सारी चीजें देखनी है एंड उसके बेसिस पे हम अपना बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करेंगे एंड वो भी हमारा प्लानिंग में आ जाता है. हेंस प्लानिंग इज अ फंक्शन ऑफ सिलेक्शन एंड preferences. Planning is a base for other managerial functions such as organizing, staffing, coordinating and controlling. अभी ये सारी चीजें भी हम लोग पढ़ने वाले हैं. विदाउट प्लानिंग आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते हो. सो हमें सबसे पहले प्लान करना पड़ता है कि हमें क्या करना है एंड उसके बेसिस पे हम सारी चीजें डिसाइड करते हैं. विदाउट प्लानिंग की ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है. ओके, तो आई होप कि आपको प्लानिंग का मतलब समझ में आ गया. मैं एक बार प्लानिंग को शॉर्ट में भी एक्सप्लेन कर दूं. प्लानिंग बेसिकली क्या है, उसमें ये एक्सप्लेन किया है कि भगवान भी चाहे तो हमारा पास्ट नहीं बदल सकते, बट वी कैन चेंज अवर फ्यूचर. अब फ्यूचर की बात करते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्लानिंग क्या है? प्लानिंग बेसिकली क्या है? इट इज अ सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स. सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स क्यों करना है? क्योंकि हमें रिजल्ट अचीव करना है. कौन सा रिजल्ट अचीव करना है? जो हमने डिसाइड किया है, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स है, राइट. और उससे क्या करना है हमें? टू एस्टैब्लिश इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द वर्क. ओके, उसके बाद हमें याद क्या रखना है? उसके बाद हमें ये याद रखना है कि प्लानिंग में हम ये डिसाइड करें कौन सा काम कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा और किस एक्सटेंट तक करेगा और कब तक कर लेगा वो, टू अचीव अवर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स. एंड प्लानिंग इज अ फ्यूचर फॉरथॉट इन अ प्रेजेंट. हमें फ्यूचर के बारे में सोचना है, प्रेजेंट में ही फ्यूचर के बारे में सोचना है. प्लानिंग से बेनिफिट क्या होता है? इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस द रिस्क. प्लानिंग से बेनिफिट क्या होगा? हमें रिस्क को रिड्यूस करना है. तो लिखो, मैंने अंडरलाइन कर दिया ऑलरेडी. प्लानिंग इज नेसेसरी टू रिड्यूस रिस्क. प्लानिंग से हमारा जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है. एंड अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व इन फ्यूचर. ड्यू टू प्लानिंग ऑल द एक्टिविटीज एंड ऑफ बिजनेस अंडरटेकन. अब याद रखना कि ऑल द एक्टिविटीज जो है वो सिस्टमेटिक वे में हो जाती हैं. और प्लानिंग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहां पे आता है? जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो. व्हेन वी आर हैविंग मेनी अल्टरनेटिव्स एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग, देन एट दैट टाइम वी नीड अ प्लानिंग टू सिलेक्ट बेस्ट अल्टरनेटिव. क्लियर इतना? तो ये आपको इतना याद रखना है. और यहाँ पे मैं सारी चीजें अंडरलाइन करते जाऊंगा. मैं आपको ये नोट्स भी टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना. वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा और जिससे क्या हो कि आप बुक्स में वापस रीड करें जब, तो आप उसमें अंडरलाइन कर सकते हैं. तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा. ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑर्गेनाइजिंग. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजेशन, देखो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है कि देखो जब हम कोई काम डिसाइड करते हैं तो उसमें हम अकेले नहीं कर सकते. वी नीड सम पीपल. अभी क्वेश्चन ये है कि हमें लोगों की जब जरूरत है तो हम कैसे काम करवाएंगे उनसे. तो यही हमें डिसाइड करना है, हमको असाइन करना है, अथॉरिटी देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, किसको कितना काम हमें देना है. यही आपका वर्क जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है, अभी बुकिश लैंग्वेज में देखते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या बोला है. ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर फॉर द असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी. याद रखना है ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या है? इज अ स्ट्रक्चर. कैसा स्ट्रक्चर है? फॉर असाइनिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी among individuals working for the achievement of common objective. Why? क्योंकि हमें अचीव करना है. क्या अचीव करना है? जो हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव्स है. दैट्स व्हाई हम उनको क्या करें? अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करें बिटवीन अमंग इंडिविजुअल पर्संस, राइट. Now, objectives, policies, program, etc. decided through planning. और प्लानिंग के ही थ्रू ये सारी चीजें हमें डिसाइड करनी पड़ती है. While executing plan, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड. जब हम एग्जीक्यूट करना अपना काम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, एट दैट टाइम वी नीड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. Okay, now the activities of business are divided among different section and various groups of people for the accomplishment objective. अब याद रखना है कि जब हमें अपना बिजनेस का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करना है, या तब हमें क्या करना है? हमारे बिजनेस की जो एक्टिविटीज होती है उन एक्टिविटीज को हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. किसमें डिवाइड करते हैं? अमॉन्ग डिफरेंट सेक्शंस. हम अलग अलग सेक्शंस के बीच में उसको डिवाइड करते हैं. एंड वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल फॉर द अचीवमेंट्स ऑफ फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेन क्या है. ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग these sections and group get clarified with the formation of organizational structure. Issues like who will supervise, who will have authority and responsibility of work, interrelationship among individuals, और उनके बीच में क्या रिलेशंस होंगे, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, कौन ऑफिसर, कौन बड़ा ऑफिसर होगा, कौन छोटा ऑफिसर होगा, कौन किसके अंडर में काम करेगा. ये सारा जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका किसमें आ जाता है? ऑर्गेनाइजेशन में. तो याद रखना है बेसिकली इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ people, right, or among the different types of groups. Okay, now
प्लानिंग इज द ब्रेन। अब यहाँ पे कुछ चीजें याद रखनी है। प्लानिंग जो होता है हमारा, उसको अगर हम बोलते हैं कि इट इज अ ब्रेन, क्योंकि सोच रहा है वो, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है बेसिकली, तब ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा का फिजिकल स्ट्रक्चर। अगर ये दिमाग है तो ये शरीर है, राइट। द फंक्शंस ऑफ अ ब्रेन इन द ह्यूमन बॉडी इज टू टेक इंटेलेक्चुअल डिसीजन। जैसे हमारे दिमाग का काम क्या होता है कि वो सारी चीजों को सोचता है, समझता है, while its implementation is done by various organs of the body। लेकिन उसको अप्लाई कौन करता है, इंप्लीमेंट कौन करता है, बाय वेरियस ऑर्गन्स ऑफ अ बॉडी। इन अ सेम मैनर द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग इन अ बिजनेस यूनिट इज टू टेक इंटेलेक्चुअल डिसीजन। इन अ सेम वे प्लानिंग का काम क्या है, प्लानिंग का काम है कि इंटेलेक्चुअल डिसीजंस लेना है, एंड इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट दीज ऑफ डिसीजंस, राइट। अब क्या बोला है कि इसी जो डिसीजंस हम लोगों ने लिया है, वो डिसीजंस को हमें अप्लाई करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करना पड़ेगा, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी डेलीगेट करना पड़ेगा अमंग द एम्प्लॉइज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। और यही काम हमारा क्या हो जाएगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन का। ये क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन। एक मिनट, ये ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन में यही आ जाता है कि भाई हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है सारी चीजें। क्लियर है इतना? तो आई होप कि ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी टाइप का अगर किसी भी चीज में डाउट हो आपको, कि अगर आपको शॉर्ट में और पढ़ना है, इतना डिटेलिंग नहीं करना है, तो भी आप सारी चीजें बता सकते हैं, ठीक है। विदाउट आपके रिस्पॉन्स के प्रॉपर मैं क्लास प्रॉपर नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली कैसा है, आदत है, फिर टीचरों की आदत भी होती है और कुछ भाई मजबूरी भी होती है, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए ना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतना हार्डवर्क करे फिर बाद में पता चला आपको समझ में नहीं आया, तो वो भी थोड़ा कितना सब वेन हो जाएगा, पूरा दुख दर्द होगा। तो बेटर है आप रिस्पॉन्स दे देना। नेक्स्ट है स्टाफिंग। अब देखो स्टाफिंग में क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉइज आर आर्म्स एंड लेग्स ऑफ यूनिट। देखो जो एम्प्लॉइज होते हैं ना, वो एक्चुअली में कंपनी के हाथ और पैर होते हैं। कंपनी तो एक शरीर है, और उस शरीर को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है हाथों की और पैरों की। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉर्ज टेरी, स्टाफिंग इज कंसर्न विद अवेलिंग एंड मेंटेनिंग सेटिस्फैक्टरी मैन पावर। देखो हमने ऊपर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड कर लिया, लेकिन काम किससे करवाना है, काम हमें करवाना है अपने आदमियों से, यानी मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। दैट्स व्हाई जॉर्ज टेरी ने क्या बोला है, स्टाफिंग इज बेसिकली कंसर्न विद अवेलिंग एंड मेंटेनिंग सेटिस्फैक्टरी मैन पावर। यानी जैसे लोगों की हमें जरूरत है वैसे लोगों को हमें अवेल करना है, यानी लेकर आना है, प्लस वैसे लोगों को हमें प्रॉपरली मेंटेन करना है। क्लियर है? और यही हमारा क्या हो जाएगा, स्टाफिंग। Where there is a business organization, there will be existence of staff। जहां बिजनेस है वहां स्टाफ, बिना स्टाफ के तो काम हो ही नहीं सकता। एनी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट स्टाफ इज लाइक अ मेयर स्केलेटन। जैसे अगर मान लो किसी कंपनी में कोई वर्कर ही नहीं काम करे तो उसी को भूत बंगला लगता है ना, इसीलिए स्केलेटन बोला है। भूत बंगला बोलते हैं ना कि तो भूत बंगला है। इन सेम वे स्केलेटन भी तो भूत ही होता है ना, हाड़ पिंजर बस लटका है, भूतों की तरफ मूवीज में यूज होता है। नाउ एक्टिविटीज ऑफ एनी बिजनेस यूनिट डिपेंड्स ऑन इट्स स्टाफ। देखो एक्टिविटीज जो बिजनेस के होते किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्टाफ के ऊपर डिपेंड करती है। स्टाफिंग इज रिलेटेड विद रिक्रूटमेंट। अब यहाँ पे देखो स्टाफिंग की अगर हम बात करें कि स्टाफिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, तो ये पॉइंट आपको ध्यान से समझना है। स्टाफिंग में बेसिकली किसकी बात करेंगे, रिक्रूटमेंट की बात करेंगे, ठीक है। राइट पोजीशन, देखो रिक्रूटमेंट भी कहाँ करना है हमें, राइट पोजीशन पे करना है, एट द राइट टाइम करना है, इन द राइट नंबर एंड विद द राइट क्वालिफिकेशन। यानी क्या क्या राइट होना चाहिए, पोजीशन राइट होना चाहिए, टाइम राइट होना चाहिए, नंबर्स राइट होने चाहिए, एंड क्वालिफिकेशन राइट होना चाहिए, तब आपका जाके प्रॉपर काम होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसमें देखो हर जगह से प्रॉब्लम। अगर जरूरत आज है कल आए तो कोई फायदा नहीं, अगर 5 की जरूरत है 10 आ जाए तो भी फायदा नहीं है। क्वालिफिकेशन अगर कुछ और चाहिए, अगर कुछ और आ जाए, जैसे मान लो मुझे अगर ऐसा चाहिए जिसको कंप्यूटर नॉलेज हो, और ऐसा कोई पर्सन आ जाए जिसको स्टॉक का नॉलेज है, कंप्यूटर का कुछ काम ही नहीं आता है, वो मजदूरी वाला काम कर सकता है, तो क्या फायदा, राइट। दैट्स व्हाई हर चीजों का सही जगह पर होना जरूरी है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, अब ऐसा नहीं कि सब कुछ टैलेंट वो लेकर ही आएगा हमेशा से, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, इट ऑल्सो इंक्लूड्स सिलेक्शन करना पड़ेगा समटाइम्स, हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जरूरत पड़ी तो ट्रांसफर करेंगे, जरूरत पड़ी तो प्रमोशन करेंगे, जरूरत पड़ी तो डिसमिस कर देंगे। रिटायरमेंट एंड वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉइज। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो एम्प्लॉइज से रिलेटेड जितने वर्क्स होते हैं, जितने भी वर्क होते हैं, सब के सब किस में आते हैं, आपके स्टाफिंग में। क्या क्या आएगा, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन, डिसमिसल, रिटायरमेंट एंड लास्ट में वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ अ employees. Now, enthusiasm and zeal of employees are boosted if they are satisfied. Why ये सारी चीजें नेसेसरी हैं, क्यों हमें इन सारी चीजों पर फोकस करना है, क्योंकि अगर अगर वर्कर्स की ये सारी डिमांड सेटिस्फाइड होती है, उनको ट्रेनिंग मिलती है, प्रमोशन मिलता है, इससे होगा उनका एंथुसियाज्म और उत्साह, कहते हैं ना उत्साह, अंदर से काम करने की इच्छा वो बढ़ जाती है, ठीक है। ये हमारे लिए बेनिफिट होता है। फिर आगे लिखा है अल्टीमेटली, क्या लिखा है, अल्टीमेटली
इट विल लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ अ बिजनेस, क्योंकि जितना ज्यादा अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई है उतनी ज्यादा वो मेहनत करेंगे, उतने ज्यादा अच्छे से काम करेंगे. सो इट विल लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. स्टाफिंग फंक्शन स्टडीज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयज, जो मैंने पहले ही बोल दिया है कि इसमें किससे रिलेटेड बातें होती है, रिलेटेड टू एम्प्लॉयज. तो ये यहाँ पे मैं आपको सर्कल बना देता हूँ, याद रखना है कि वी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एम्प्लॉयज. इन द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स ऑन इट्स एम्प्लॉयज, और किसी भी काम का सक्सेस जो किस पे डिपेंड करता है, एम्प्लॉयज पे डिपेंड करता है. एट प्रेजेंट स्टाफिंग आल्सो इंक्लूड्स मैन पावर प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इवैल्यूएशन ऑफ वर्क एंड जॉब एनालिसिस. इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम आने वाली आगे की क्लासेस में रीड करेंगे. It is a strong belief of every progressive management that a satisfied staff is an invaluable assets of a business. देखो ये नॉर्मली जो बात बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग बिलीफ है. अगर किसी भी कंपनी में जो एम्प्लॉइज हैं वो बहुत सेटिस्फाई रहते हैं, खुश रहते हैं, इसका मतलब क्या, वो कंपनी की इतनी बड़ी एसेट है कि कंपनी के साथ कोई भी सिचुएशन है दे विल बी देयर, राइट. और बिना उनके तो काम होना पॉसिबल, कितनी भी मशीनें आपके पास क्यों ना हो, उसको चलाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है इंसानों की. वी नीड ह्यूमंस, दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ दोस पीपल हु आर वर्किंग विद अस लाइक एम्प्लॉइज, राइट. और इसी वजह से हम इतने सारे वर्क करते हैं. ओके, ये था हमारा थर्ड पॉइंट. अभी बात करते हैं डायरेक्टिंग की. डायरेक्टिंग क्या कहता है? डायरेक्टिंग मतलब कि हमें उनको दिशा दिखाना है. डायरेक्शन मींस टू गाइड एंड टू सुपरवाइज. हमें क्या करना है, उनको गाइड करना है कि कहाँ जाना है, क्योंकि अगर वो इतने टैलेंटेड होते तो हमें नहीं जरूरत पड़ती ना, बट हमें समझाना पड़ता है भाई कि ऐसे ऐसे करो. टू गाइड एंड टू सुपरवाइज, ध्यान भी रखना है द एम्प्लॉइज फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है वो कैसे हम अचीव कर पाएंगे, उसके लिए हमें उनका बराबर ध्यान देना पड़ेगा, उनको गाइड करना पड़ेगा. और ये गाइड ही जो करना वो हो जाएगा आपका डायरेक्टिंग. In order to achieve predetermined objectives, it is very important to direct and supervise employees of an organization effectively. क्या लिखा है? In order to achieve predetermined objective, अगर हमें अपने कंपनी का predetermined objective achieve करना है, it is very important to direct and supervise. हमें ये देखना पड़ेगा कि वो काम क्या कर रहे हैं, उनको डायरेक्ट करना पड़ेगा, इन सुपरवाइज करना पड़ेगा. ठीक है, किसको? एम्प्लॉइज को. इन अ बिजनेस यूनिट प्लानिंग इज डन आफ्टर डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव. और प्लानिंग देखो, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, किसी भी बिजनेस यूनिट में जो प्लानिंग है वो कब होता है? ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने के बाद. ऑब्जेक्टिव्स ये है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान बनाएंगे कैसे अचीव करना है. फिर एन आइडियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फॉर्म, और हमें ये देखना है कि कौन क्या काम करेगा, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो हमने इसके सेकंड पॉइंट में पढ़ा वो देख लेंगे. रॉ मटेरियल्स अरेंज करेंगे, मशीन्स अरेंज करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे. एंड स्टाफ्स आर अपॉइंटेड. लेकिन देखो बात को समझो, ये सारी चीजें हम कर लेते हैं, इन स्पाइट ऑफ इट ऑल दोस एफर्ट्स बिकम यूजलेस. ये सारी चीजें बिना काम की हो जाएंगी कब? इफ द सुपरवाइजर्स, देखो सॉरी, सुपीरियर्स फेल टू प्रोवाइड प्रॉपर डायरेक्शन टू एम्प्लॉइज और वर्कर्स. लेकिन अगर जो सुपीरियर्स हैं, अगर वो प्रॉपर गाइड देने में पॉसिबल नहीं कर पाते, आई मीन अच्छे से सबको समझा नहीं पाते, इट मीन दे विल फेल टू प्रोवाइड प्रॉपर डायरेक्शन टू एम्प्लॉइज और workers, then it will become useless. All the things like planning, objective, organization, raw material, machineries, जितनी भी चीजें हमारी थी सब की सब क्या हो जाएंगे? यूजलेस. क्योंकि उसको काम जो करना है वो मशीन्स का यूज करना है, रॉ मटेरियल्स का यूज करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, वो सब कौन करने वाले? हमारे कंपनी के एम्प्लॉइज और वर्कर्स. जो बड़े बड़े ऑफिसर्स है वो सब नहीं करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू सुपरवाइज प्रॉपरली, टू गाइड प्रॉपरली. एंड अदर मैनेजमेंट फंक्शंस आर वर्थलेस विदाउट डायरेक्शन. और बिना डायरेक्शन के बाकी सारे काम किसी काम के नहीं है. राइट, क्लियर है इतना? तो ये हमारा पॉइंट क्या था? डायरेक्टिंग. आई होप देखो इमोशंस को ऐड करो, ठीक है, आंसर्स अपने आप रेडी हो जाएंगे, सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगा. तुम क्या करो, जब रीड करते हो ना, चीजों को समझो कि तुम वहां पर हो, मजा आएगा. ठीक है, अभी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कंट्रोलिंग. देखो कंट्रोलिंग का मतलब हम सिंपल सा समझते हैं कि नेगेटिव मत समझते हैं. नेगेटिव में क्या समझते हैं? किसी काम को करने के लिए हमें कोई रोक रहा है, लेकिन ये गलत बात है. बिजनेस यूनिट में कंट्रोलिंग का मतलब नेगेटिव वे में नहीं लेना होता है कि रोक रहा है, यहाँ पे समझाने से होता है. गलती करी, गलतियां बताई जाएंगी ताकि फ्यूचर में गलतियां ना हो. ये हमें पॉजिटिव वे में लेके चलना है. रीड करते हैं कि कैसे. Control is the functions of maintaining balance among efforts, result, resources and objectives. देखो कंट्रोलिंग क्या है? बेसिकली इट इज अ फंक्शंस ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस. याद रखना है, फंक्शंस ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस अमोंग, किसके बीच में? एफर्ट्स के बीच में, रिजल्ट के बीच में, रिसोर्सेज के बीच में, एंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, इनके बीच में एक बैलेंस बना के चलना है. और वही बैलेंस बनाने की जो हमारा एक्टिविटी है वो बन जाएगा कंट्रोल. कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन. ये हमारा सबसे लास्ट में आता है, क्योंकि पहले हम प्लान करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज अच्छे से करेंगे, फिर उनको हम डायरेक्ट देंगे जरूरत पड़ने पर. पहले स्टाफ को लेकर आओ, बाद में जरूरत पड़ने पर उनको डायरेक्शन दो, और लास्ट में हमारा काम आएगा कंट्रोलिंग का.
Now, the functions of controlling is to see whether all the business activities are done with the conformity of a planning or not. हमें क्या देखना है कि जितने भी बिजनेस यूनिट हैं, देखो प्लानिंग का, इसका प्लानिंग का, अरे सॉरी, कंट्रोलिंग का काम क्या है, हमें ये चेक करना है कि जो भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज हम करने वाले हैं, वो कैसे हुआ है, कैसे मतलब प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं, यही तो हमें देखना है और उसी को हमें कंट्रोल करना है एज पर ट्रेडिशनल कंसेप्ट। अभी ट्रेडिशनल की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल का मतलब यहाँ पे पुराने जमाने में, ये भीड़े के जमाने में कैसा सोचा जाता था कंट्रोल का मतलब, तो भीड़े के जमाने है, तो भीड़े के जमाने में सोचा जाता था कंट्रोलिंग मींस टू हैव अ रिस्ट्रिक्शंस ऑन एम्प्लॉय, यानी उनको कुछ करने नहीं देना, रिस्ट्रिक्शन लगा के रखना है, टू हैव अ स्ट्रिक्ट अप्रोच टू प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट देना है अगर कुछ नहीं कर पाते, फाइन देना इन केस ऑफ एम्प्लॉइज मेकिंग मिस्टेक, ट्रांसफर कर देना है, और अगर पॉसिबल हुआ तो उनका प्रमोशन रोक देना है। ये सारी चीजें पहले होती थी पुराने जमाने में, भीड़े के जमाने में ट्रेडिशनल था। लेकिन और ये सारे अप्रोच कैसे थे, ये सारा अप्रोच था नेगेटिव। लेकिन नया क्या है, कंट्रोलिंग इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट इन द मॉडर्न टाइम। मॉडर्न टाइम में इसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव अप्रोच लेते हैं। पॉजिटिव अप्रोच या पॉजिटिव कंसेप्ट कैसे लेते हैं, कंट्रोलिंग इज अ करेक्टिव एक्टिविटी, ये हमें सही करना सिखाता है। अगर कुछ मिस्टेक हुआ है तो हाउ टू रेक्टिफाई इट, कैसे उसको सुधारें, आपको समझाया जाएगा भाई ये गलती नहीं करनी है, ये ऐसे नहीं करना है, इसको यहाँ पे ध्यान रखो, ये क्या है, करेक्टिव एक्टिविटी। Because the functions of controlling is not to restrict the activities but to direct them in a right direction. हमें restrict नहीं करना, not to restrict but to direct them in a right directions. If these activities are not done as per planning, अगर planning के according नहीं हो रहा है तो हमें restrict नहीं करना है, but उनको direct करना है भाई कैसे जाना है। कोई रास्ता भटक जाए तो उसको मारना नहीं होता, उसको समझाना बेटा ये नहीं है, अलग रास्ते पे जा, तो वहां जाएगा तब तुझे सक्सेस मिलेगी, तो हमें समझाना होता है। द फंक्शंस ऑफ कंट्रोलिंग इज टू सी दैट मिस्टेक्स मेड इन द पास्ट आर नॉट बी रिपीटेड इन द फ्यूचर। हमें बस यही देखना है कि हमने जो भी गलतियां पास्ट में की थी, कंट्रोलिंग का काम क्या है कि जो भी हमने गलतियां पास्ट में की थी वो फ्यूचर में रिपीट नहीं होनी चाहिए, नॉट टू बी रिपीटेड इन अ फ्यूचर। क्लियर है इतना? तो ये आपका पॉइंट हो गया, किसका पॉइंट हो गया आपका, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का। ये किसके अकॉर्डिंग था, कून्स एंड ओडोनेल के अकॉर्डिंग था। इसमें टोटल उन्हें 5 फंक्शंस दिए थे। कौन कौन से फंक्शंस दिए थे, तो एक बार वो मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, अच्छे से लर्न करना है। हाँ, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे प्लानिंग की, कि कोई भी काम हमें करने से पहले हमें प्लान करना पड़ता है। प्लान करने के बाद ऑर्गेनाइज, कौन कौन सा काम कौन करेगा, कब करेगा, कितने टाइम में करेगा, उसको कितने देर में उसको खत्म करके देना है, ये आपका हो गया ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब हमें लोगों की जरूरत पड़ती है, बिना लोगों के हम काम नहीं कर सकते, तो किसकी जरूरत है, कितने लोगों की जरूरत है, कहाँ पर जरूरत है, क्या क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीजें आपको स्टाफ में देखना, उनके डेवलपमेंट के बारे में बात करना है। नंबर 4 है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं, वो अगर सब कुछ अपने आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉब्लम है, तो उनको हमें डायरेक्ट करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा, ताकि वो सही दिशा में काम कर पाए। लास्ट में अगर इतना सब कुछ समझाने के बाद भी नहीं हो पा रहा है, तब हम कंट्रोल करेंगे और उनको फिर से समझाएंगे भाई ये नहीं ये करना है, राइट। उनको रिस्ट्रिक्ट करके हम उनको अलग दिशा में लेकर जाएंगे, जो दिशा सही हो। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये था हमारा पॉइंट, कौन सा पॉइंट था, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है? सो आई होप कि आपको क्लास समझ में आया होगा, और अगर किसी भी टाइप का डाउट होता तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, और वीडियोस को शेयर भी करते रहना। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।